जय महाकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस, जिसमें आज हम बात करेंगे 10 जुलाई 2024 को हमारे होने वाले पेपर की। जो पेपर हमारा शाम को 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक, यानी कि 10 तारीख की हमारी चौथी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का आज हम रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो हमारा 32वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 31 वीडियो और आ चुके हैं रीजनिंग के एनालिसिस के। अगर आपको किसी भी सवाल में ऐसा लगता है कि मुझे इस सवाल में दिक्कत लग रही है, तो आप उन एनालिसिस के वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जितने भी क्वेश्चन थे एसएससी के रीजनिंग के, वो सारे के सारे क्वेश्चन उन वीडियो में पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देख लें। बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज का। कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक वर्गाकार शीट है हमारे पास। इस वर्गाकार शीट का क्या करना है, बीच में से फोल्ड करना है। बीच में से फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड ऐसे और करना है। तो टोटल 4 फोल्ड हो गए इसमें। फोल्ड कितने हुए, 3। ठीक है, फोल्ड कितने हुए, 3, लेकिन कागज के कितने हो गए, 4 भाग हो गए। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास है दोनों एरो, ये हमारे अपोजिट हो जाएंगे। पहला एरो तो बन जाएगा हमारा इस तरीके से, और दूसरा एरो बन जाएगा हमारा इस तरीके से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब हम देखेंगे इस तरीके से हमें किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 में मिल रहा है। तो फिर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एरो बिल्कुल पास पास में है और इनमें जरा भी अंतर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल माइनर अंतर है इनमें, तो हमें बस वही अंतर देखना है कि प्लस और इनटू को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। माइनस को हमें किससे बदलना है, माइनस को बदलेंगे हम डिवाइड से, और इनटू को करना है हमें प्लस, और प्लस को कर देंगे हम इनटू से, और डिवाइड को कर देंगे हम माइनस से। तो 143 में जब हम 41 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। प्लस करेंगे हम कितने का, 14 दूनी 28 हो जाएंगे। यहाँ 28 का प्लस कर देंगे, माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, तो 28 और 3 हो गए हमारे पास 31। 31 में से जब 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। इस तरीके की हमारे पास जो आकृति दी है ना, ये आकृति हमारे किस ऑप्शन में है, बस हमें इतना देखना है। तो ये आकृति हमारे चौथे ऑप्शन में छुपी हुई आकृति है। ठीक है, ये जो माइनस छोटी सी लाइन है और इस तरीके की लाइन है, बस यही लाइन हमें किस में देखना है, प्रश्न में देखना है और ऑप्शन में देखना है। तो वो लाइन हमारी चौथे ऑप्शन में मिल चुकी है, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो समूह होता है ना, उसका दूसरे समूह के पहले अक्षर से तुलना करेंगे। एक्स की बाई से तुलना करेंगे, बाई की यहाँ के पहले अक्षर से करेंगे, फिर ए, फिर बी और फिर सी। हमें दिख रहा है यहाँ हमारे प्लस में है, एक्स के बाद आएगा बाई, बाई के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड आ जाएगा। ठीक है, जेड आ गया अब हमारे पास। अब हम देखेंगे बाई, बाई के बाद आ रहा है ए, यानी कि प्लस का 2 कर देंगे। फिर ए के बाद जब प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी, सी में जब प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा ई, ई में प्लस 2 करने पर जी, और जी में प्लस 2 करने पर आई। तो हमें जी, जेड और सी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 को हम टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास। एक निश्चित कूट भाषा में एंड का अर्थ होता है यहाँ पर पत्नी, एट द रेट का अर्थ है बेटा, और डॉलर का अर्थ है माँ। तो सबसे पहले देखेंगे एन और ओ के बीच संबंध। बीच में डॉलर है हमारा, तो एम एन की माँ है, यानी कि एन ओ की कौन हो जाएगी, एन ओ की हो जाएगी हमारे पास माँ। ठीक है, एन ओ की हो गई माँ, यहाँ कर देंगे बीच में है मदर। उसके बाद देखेंगे ओ और पी, ओ और पी के बीच में है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है बेटा, यानी कि ओ पी का बेटा है, ओ एन का भी बेटा है। एन ओ के बारे में पता नहीं है, लेकिन ओ पी का बेटा है। तो फिर पी का बेटा है तो ओ यहाँ हमें पता चल गया, एन का भी बेटा है तो एन माँ है। तो फिर पी हमारा कौन हो जाएगा, पिता। पी कौन हो जाएगा, पिता, और ये दोनों आपस में हो गए पति पत्नी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम हस्बैंड। तो ओ एम का कौन हो जाएगा, बेटा। तो वो ओ पी का कौन होगा,
बेटा पी का भी बेटा हो जाएगा, एन का भी बेटा हो जाएगा, लेकिन पी यहाँ पर फादर हो जाएगा, वो पुत्र हो जाएगा। फिर देखेंगे पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का अर्थ है हमारे पास बेटा, फिर से बेटा हो जाएगा। तो पी हमारे पास क्यू का बेटा है, पी फिर से क्यू का बेटा हो गया। ठीक है, अब हमें क्यू के बारे में देखना है। क्यू और आर के मध्य संबंध है एंड, एंड का अर्थ है एम एन की पत्नी है, तो क्यू आर की हो जाएगी पत्नी, क्यू आर की कौन हो गई पत्नी। तो क्यू पत्नी हो गई तो आर कौन हो जाएगा प्लस, यानी कि वाइफ हो गई क्यू। अब हम देखेंगे आर का ओ से क्या संबंध है। आर जो है ना वो ओ का कौन है, तो आर के पिता कौन है पी, और पी की माँ कौन है, पी की माँ कौन है क्यू। जब क्यू माँ है तो क्यू और आर दोनों पति पत्नी, तो पी का पिता कौन हो जाएगा आर, पी के पिता कौन हो गए आर, तो ओ के लिए आर कौन हो जाएगा पिता के पिता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि निम्न आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। हमारे पास 4 आकृतियां दी हैं, इन 4 आकृतियों में हम किसी भी एक संख्या अक्षर या चिन्ह को ऐसा देखेंगे जो हमारे चारों आकृतियों में हो, उसके बाद हमारे चारों ऑप्शनों में है। सबसे पहले हम ओ को देखेंगे, तो ओ की तुलना करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, तब हम स्थिति पता कर पाएंगे ओ की स्थिति क्या है। ओ सबसे पहले तो हमारे पास बीच में है, फिर ओ दूसरी लाइन में यहाँ आ गया दूसरी आकृति में। ठीक है, यहाँ आने के बाद ओ फिर ऐसे चला गया, फिर तीसरे में, चौथे में फिर से ओ यहाँ आ गया जहाँ पहली वाली आकृति में था। तो फिर पहली वाली आकृति की फिर बात आएगी दूसरी आकृति, तो फिर ओ कहाँ पहुंच जाएगा, ओ पहुंच जाएगा हमारा इधर। ठीक है, और इधर हमारे किस ऑप्शन में है, वो केवल तीसरे ऑप्शन में है, तो फिर तीसरे ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहाँ कोई भी इसमें झंझट नहीं है, बस कोई भी अक्षर संख्या या चिन्ह ऐसा देखेंगे जो हमें चारों आकृतियों में मिल रहा है, उसके बाद चारों ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम फिर उसी की तुलना कर लेंगे और फिर देखेंगे इसकी स्थिति क्या हो रही है। तो ऐसे सवालों को बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे हम। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि कर्ज देना और उधार लेना, इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किसमें। तो हम देखेंगे कर्ज देना और उधार लेना दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो अब देखेंगे किस ऑप्शन में विपरीत आ रहा है, शीत और ठंडा दोनों का एक ही अर्थ है, तो ये नहीं होगा हमारा। साफ और स्वच्छ, इन दोनों के भी एक ही अर्थ होंगे। मौन और शांत, इन दोनों के भी एक ही अर्थ है। और क्रूर और दयालु, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 7 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। बहुत ही सरल सवाल है। 7 हमारे पास कहाँ है, 7 हमारे पास इस फलक पर है, तो 7 के विपरीत हो जाएगी हमारे पास 9। 7 के विपरीत क्या हो जाएगी 9, ऑप्शन नंबर 3। 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 के विपरीत 8 हो जाएगा, 10 के विपरीत हो जाएगा 6। इस तरीके से घन वाले सवालों को हल करेंगे हम। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई समथिंग न्यू को डीबी के एल जे के लिखा जाता है और समथिंग हर्ट हिम को डीबी पीटी यू के लिखा जाता है। उस कूट भाषा में समथिंग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे हमारे दोनों तरफ कॉमन क्या है, दोनों तरफ हमें कॉमन दिख रहा है समथिंग। समथिंग और समथिंग हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो इसके बाद देखेंगे इनको लिखा जा रहा है उसमें कॉमन क्या है, तो डीबी कॉमन है। डीबी इन दोनों में कॉमन है, तो समथिंग के लिए क्या हो जाएगा फिर डीबी कॉमन देख लेते हैं, और जो कॉमन होता है वही जो पूछता है उसके लिए हो जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास कथन और निष्कर्ष का है। इसको हम नहीं भी अगर पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कथन और निष्कर्ष। सबसे पहले हमारा पहला कथन क्या कह रहा है, कुछ पत्तियां पेड़ है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे कुछ पत्ती। ठीक है, कुछ पत्तियां हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी हो जाएंगी पेड़, तो कुछ पत्तियां हमारी हो चुकी हैं पेड़। अब इसके बाद दूसरा कथन को क्या कह रहा है, सभी पत्थर अनाज हैं। अब यहाँ हमको पत्थर और अनाज के बारे में पता नहीं है, तो हम अगला कथन देखेंगे कुछ अनाज पत्तियां हैं। ठीक है, तो इतना इतना जो अनाज होगा ना वो किस में चला जाएगा, पत्तियों में चला जाएगा, तो कुछ अनाज हो जाएंगे हमारे पास पत्तियां। अब इसके बाद दूसरे कथन पर फिर आएंगे वापस, सभी पत्थर अनाज हैं, तो पत्थर का जितना भी हिस्सा होगा वो पूरा का पूरा अनाज के अंदर चला जाएगा, तो अनाज के अंदर पूरा पूरा क्या आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष हमारे पास सभी अनाज पेड़ है, नहीं।
अनाज और पेड़ का कोई संबंध नहीं है तो हम कहेंगे गलत है। फिर देखेंगे कुछ पत्तियां पत्थर हैं, पत्ती और पत्थर का भी संबंध नहीं है तो हम कह देंगे दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो ऑप्शन एक ना तो निष्कर्ष ए ना ही निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है। इस तरीके से हम कथन निष्कर्ष वाले सवालों को हल करेंगे, इसको स्लोगेजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चार अक्षर समूह दिए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। दिए गए विकल्पों में उस भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इनमें अंतर क्या आ रहा है। एफ के बाद आता है जी, बिल्कुल सही है। आई के बाद आता है जे, ठीक है। ओ के बाद आता है हमारे पास पी और आर के बाद आता है एस, बिल्कुल सही है। अब जी के बाद देखेंगे जी और एन, कितने अक्षरों का अंतर है। जी का क्रम 7 और एन का क्रम हो जाएगा हमारे पास 14। फिर हमें दिख रहा है एन ओ पी, तीनों एक ही श्रृंखला में है। फिर देखेंगे जे, जे का क्रम हो जाएगा 10, क्यू का क्रम हो जाएगा 17 और क्यू के बाद आता है आर और एस, बिल्कुल सही। फिर देखेंगे पी, पी का क्रम हो जाएगा हमारे पास 16। फिर है डब्लू, डब्लू का क्रम हो जाएगा यहाँ हमारे पास 23। फिर डब्लू के बाद एक्स आएगा और एक्स के बाद वाई आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे एस, एस का क्रम हमारे पास कितना है 19, 19 के बाद एक्स, एक्स का क्रम हो जाएगा 24, ठीक है। फिर एक्स के बाद वाई आता है और वाई के बाद जेड आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या, 7 और 7 कितने होते हैं 14, 10 और 7 कितने होते हैं 17, 16 और 7 कितने होते हैं 23, लेकिन 19 और 7 हमारे होते हैं 26। लेकिन यहाँ हमें 5 जोड़ा जा रहा है तो हम कह देंगे चौथा ऑप्शन जो है ना, वो तीनों ऑप्शनों से अलग नियम लग रहा है चौथे ऑप्शन पर। और चौथे वाला हमारा क्या है, शब्द आर एस एक्स वाई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले तुलना करेंगे डी की, जी से तुलना करेंगे, जी की तुलना करेंगे जे से और जे की तुलना करेंगे एम से। तो डी का क्रम होता है हमारे पास 4, जी का क्रम 7, जे का क्रम 10 और एम का क्रम 13। यहाँ हम देख पा रहे हैं इन सब में अंतर 3-3 का आ रहा है, ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है, 3-3 का अंतर आ रहा है। तो फिर अगले वाले में भी 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 और 16 पे हमारा अक्षर होता है पी। पी हमें पहले और चौथे में मिल रहा है तो दूसरे और तीसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर देखेंगे जी, जी का क्रम 7 और के का क्रम 11, जी का क्रम 7, के का क्रम 11। फिर के की तुलना करेंगे ओ से, ओ का क्रम हो जाएगा 15। फिर तुलना करेंगे ओ की एस से, एस का क्रम हो जाएगा 19। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसमें प्लस का 4 हो गया, यहाँ अंतर +4 हो गया, यहाँ अंतर +4 है। तो 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 23 और 23 पे हमारा होता है डब्लू, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पी डब्ल्यू भी। जब हमें दो से ही हमारा उत्तर मिल गया है तो हम तीसरे को चेक नहीं करेंगे फिर और आगे बढ़ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इंटू को हमें किससे बदलना है, इंटू को हमें बदलना है डिवाइड से, माइनस को हम किससे बदलेंगे प्लस से, ठीक है। प्लस की जगह माइनस कर देंगे और डिवाइड की जगह इंटू कर देंगे। सबसे पहले 92 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 46, ठीक है। प्लस का करेंगे हम 13 और 13 के बाद माइनस करेंगे हम 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। ये हमारे पास 13 है, 13 में से जब 12 जाएगी तो बचेगा 1 और 1 में जब 46 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 47। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है और गुणन की अनुमति नहीं है। इसमें फिर से वो कह रहा है गुणन की अनुमति नहीं है। तो हमें प्रश्न आकृति x हमारी ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रश्न आकृति जो है ना वो ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगी हमें। तो हम कह देंगे फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनमें कुछ ना कुछ अंतर है तो फिर वो मैच नहीं करेगा, केवल और केवल ऑप्शन 3 मैच करेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए तथा इंटू और डिवाइड को आपस में बदला जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। डिवाइड को हमें बदलना है इंटू से और प्लस को करेंगे हम माइनस, माइनस करने के बाद इंटू को हमें फिर बदलना है डिवाइड से। इंटू को हम किससे बदलेंगे, इंटू को हमने बदल दिया डिवाइड से, फिर माइनस है, माइनस की जगह कर देंगे हम प्लस, ठीक है। तो 24 और 10 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 240, 240 आ गया, माइनस करेंगे यहाँ
68 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 34। कितना मिलेगा? 34। और प्लस का कर देंगे हम 16। ठीक है, अब 240 में से 234 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 206। कितना मिलेगा? 206, और उसमें हम 16 और जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमारे पास श्रृंखला अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के श्रृंखला देखते हैं। 33 का संबंध देखेंगे हम 35 से, 35 का संबंध देखेंगे हम 37 से, और 37 का संबंध देखेंगे प्रश्नवाचक के बाद जो संख्या आएगी उससे। तो हमें दिख रहा है प्लस का 2 जुड़ रहा है हमारा। कितना जुड़ रहा है? प्लस का 2। तो 32 और 2 हमारे पास 34 हो जाएगा। 34 में जब 2 जोड़ेंगे तो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 102 का संबंध 34 से है। 102 का संबंध 34 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 171 का संबंध 57 से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 237, 237 का संबंध किससे है? तो 237 का संबंध हमें देखना है। यहाँ हम देख पा रहे हैं 102 में जब हम 3 का भाग लगाएंगे, कितने का? 3 का, तो हमें मिल जाएगा 34। फिर 171 में फिर हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 57। तो अब हम लगाएंगे 237 में 3 का भाग लगाएंगे जब, तो 237 में 3 का भाग लगाने पर हमें मिल जाएगा 79, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में रिवर को SJWFS लिखा जाता है तो सिस्टम को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ हम देखेंगे R को लिखा जा रहा है S, I को लिख रहे हैं J, V को लिखा जा रहा है W, E को F और R को S, यानी कि एक अक्षर बढ़ता हुआ लिखा जा रहा है। तो हम देखेंगे सिस्टम, तो सिस्टम को हम किस तरीके से लिखेंगे? एस का अगला अक्षर होगा टी, ठीक है, वाई का अगला अक्षर होगा जेड, एस का फिर से अगला अक्षर टी, और टी का अगला अक्षर यू, ई का अगला अक्षर एफ और एम का अगला अक्षर एन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे सिस्टम को। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन चारों ही गलत दिए हैं। एक किसी और सवाल के ऑप्शन आ गए हैं, वो बस केवल टाइपिंग मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं। तो हमें तो केवल ये देखना है सवाल में नियम क्या लग रहा है। तो सवाल में नियम प्लस एक अक्षर का लग रहा है, तो सिस्टम को हम लिखेंगे TZDUFN। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है हमारे पास, यदि 27 सितंबर 2001 को गुरुवार था तो 22 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2009 तक विषम दिनों की संख्या देखेंगे। विषम दिन हमारे पास कितने हैं? 27 सितंबर 2009। ठीक है, तो 2001 से लेकर 2009 तक कुल वर्ष हमारे पास हो गए 8। ठीक है, 8 वर्षों में एक वर्ष में एक विषम दिन के हिसाब से 8 वर्षों में 8 विषम दिन। अब देखेंगे बीच में लीप ईयर कौन कौन से हैं। तो बीच में लीप ईयर आएगा हमारा, एक तो 2000 आएगा 4, 2004 के बाद आएगा 2008। तो 2 हमारे लीप ईयर आ गए इन दोनों ईयरों के बीच में। तो एक लीप ईयर में हमारा एक विषम दिन होता है, दूसरे लीप ईयर में दूसरा विषम दिन होता है। तो इस तरीके से 2 विषम दिन हमारे पास और एक्स्ट्रा हो जाएंगे इन दोनों के। तो कुल विषम दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 10। अब चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 का लगाएंगे भाग, और जो शेष बचेगा वो हमारे पास आ जाएंगे विषम दिन। तो विषम दिन आ गए 3। अब हमें क्या करना है, 27 सितंबर से लेकर 27 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक, 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक हम विषम दिन देखेंगे। 22 अक्टूबर तक कुल विषम दिन कितने हैं? तो सितंबर महीना होता है 30 दिन का, दिन बचे हमारे पास शेष 3। अक्टूबर में जब 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 1। ठीक है, क्योंकि 7 या 21 होते हैं, जो शेष बचता है वो विषम दिन आ जाएगा। तो कुल विषम दिन आ गए हमारे पास 4। 4 विषम दिन आ गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल विषम दिन हो जाएंगे 4 और 3 7। कुल विषम दिन कितने हो गए? 7। अब इसमें फिर से हम 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन आ गए हमारे पास 0। ठीक है, विषम दिन क्या आ गया? 0। तो अब इस 0 को हम क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। अब गुरुवार में 0 दिन जोड़ने का मतलब है स्वयं गुरुवार ही होगा हमारा 22 अक्टूबर 2009 को। फिर हमें कहीं भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस हमारा यहाँ पर 1 आ जाता, ठीक है, 1 आ जाता तो फिर हम गुरुवार में एक दिन जोड़ देते तो हमारा आ जाता शुक्रवार।
ठीक है। लेकिन यहाँ आपको 0 आ रहा है शेष, तो आप फिर गुरुवार से एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, गुरुवार आ जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला सवाल है हमारे पास, यदि 17 दिसंबर 2012 को सोमवार था तो 18 नवंबर 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ हम क्या करेंगे, 17 दिसंबर 2012 से लेकर 17 दिसंबर 2020 तक चलेंगे, यानी कि जो डेट हमें दी है उस डेट से हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ने के बाद हम अंत में वापस आ जाएंगे लौट कर। तो यहाँ देखेंगे 2012 से लेकर 2020 तक कुल वर्ष होते हैं हमारे पास 8। कितने होंगे, 8 वर्ष। अब देखेंगे इन 8 वर्षों में हमारे जितने 8 वर्ष हो गए उतने ही हमारे विषम दिन हो गए, जितने वर्ष होते हैं उतने ही विषम दिन होते हैं। अब हम देखेंगे 12 से लेकर 20 तक कितने दिन ऐसे होंगे जिनकी फरवरी हमारी इन दोनों के बीच में आई है और वो लीप ईयर में है। ठीक है, तो 12 के बाद एक तो लीप ईयर आएगा हमारा 2016 जिसकी फरवरी बीच में आएगी, फिर 2016 के बाद आएगा 2020, 2020 की फरवरी भी हमारी इन दोनों के बीच में आएगी। तो 2 लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन ज्यादा हो जाएंगे, तो कुल विषम दिन हो गए हमारे पास कितने, 10। ठीक है, 10 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो शेष आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमारे पास ये 3 विषम दिन बच गए। अब इन 3 विषम दिन का हम क्या करेंगे, इन 3 को जोड़ देंगे सोमवार में। तो सोमवार में जब 3 दिन हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, अब आ गया गुरुवार। चूंकि यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं 17 दिसंबर 2020 तक, तो 17 दिसंबर 2020 को हमारा हो जाएगा गुरुवार। लेकिन अब हमें 18 नवंबर तक यानी पीछे लौट कर आना है, तो 18 नवंबर से देखेंगे 17 दिसंबर तक कुल विषम दिन कितने होंगे। तो 18 नवंबर, नवंबर हमारा 30 दिन का, तो 18 शेष बचेगा हमारे पास, 18 दिन हो चुके हैं, शेष बचेंगे 12। 12 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो शेष आएगा 5। उसके बाद दिसंबर में हमारे 17 तक, तो 7 का भाग लगाने पर 3 विषम दिन बचे हमारे पास, कुल विषम दिन हो गए 8। ठीक है, अब 8 में लगाएंगे हम 7 का भाग, तो हमारे पास आ जाएगा 1 विषम दिन। अब इस एक को हम क्या करेंगे, चूंकि हमें दिसंबर से नवंबर तक बैक में जाना था, तो इस गुरुवार से हम एक दिन कर देंगे माइनस। तो गुरुवार में जब एक दिन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बुधवार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब आप कहेंगे यहाँ हमने बुधवार क्यों किया, तो यहाँ हमें 17 दिसंबर से 18 नवंबर तक पीछे जाना था, और जब पीछे जाएंगे तो हम करेंगे माइनस। लेकिन यहाँ 12 से लेकर 20 तक हमें आगे जाना था, तो हमने यहाँ 3 प्लस करके गुरुवार ले आए। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से करना इस सवाल को। अगर आपको एक सवाल समझ में नहीं आया तो और भी वीडियो दिए गए हैं ऐसे सवाल उन वीडियो में हैं, तो आप एक बार उनको भी अवश्य देख लें। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो सबसे पहले एक आकृति वाले आयतों की संख्या देखेंगे। एक आकृति वाला पहला आयत, दूसरा आयत बड़ा, तीसरा आयत, 4, 5 और एक इस तरीके से हो जाएगा बड़ा हमारे पास 6, और इसके बाद एक छोटा 7। एक आकृति वाले कुल आयत आ गए हमारे पास 7। अब 2 आकृति वाले आयत देखेंगे। 2 आकृति वाला हो जाएगा सबसे पहले 3 और 4, उसके बाद आएगा 4 और 5। फिर 3 आकृति वाला देखेंगे। 3 आकृति वाला हो जाएगा 3, 4 और 5। तो कुल आयत आ गए हमारे पास 7, 8, 9 और 10, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 32, 35 और 201, यानी कि इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किसमें है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 32 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 67। और 67 का जब हम 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201। ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने पर 3 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार 26 और 29 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 55। 55 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 165। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए वाला नियम हमारा किस ऑप्शन में लग रहा है। आशा करता तो हूँ हमारा आप लोगों ए को वाला वीडियो अच्छा नियम लगा होगा। ऑप्शन अगर नंबर आपको 2 में वीडियो लग अच्छा रहा लगा है।
ठीक है, क्योंकि 23 और 26 वीडियो को को लाइक जोड़ेंगे कीजिए, तो शेयर हमारे पास हो कीजिए जाएगा और सब्सक्राइब 49। कीजिए। और 49 अगर को आपको 3 कोई भी गुना प्रश्न करेंगे समझ तो में हमें नहीं मिल आया जाएगा है तो कमेंट के 147। माध्यम से हमको अब बताइए, हम बढ़ेंगे आपको अगले वो प्रश्न प्रश्न पर। दोबारा से और अच्छे अगला तरीके से प्रश्न है समझाएंगे। हमारे पास, हमारी यही कोशिश दर्पण है को कि नीचे आप अच्छे से दर्शाए समझें अनुसार इसको mn और पर आपको रखे पेपर जाने में पर कोई भी दिक्कत ना दी आए, गई ठीक है। आकृति का अगर सही आपको कोई भी दर्पण प्रश्न समझ में प्रतिबिंब नहीं का आता है चयन कीजिए। तो आप तो अपना प्रश्न हमें mn कमेंट में दर्पण बताएं। में दर्पण का हम प्रतिबिंब कोई भी निकालने प्रश्न पर होगा सबसे रीजनिंग का पहले आएगा तो वो हमारे पास उसका उत्तर वन। आपको हम देंगे, ठीक है, ठीक है। वन हमारा हमारे केवल साथ और बने केवल रहने के लिए बहुत ऑप्शन बहुत 3 धन्यवाद। में बिल्कुल मिलते सही हैं है, तो कल नए ऑप्शन वीडियो के 3 साथ, हमारा तब तक बिल्कुल अपना ध्यान सही हो रखिए। जाएगा। केवल एक ही अक्षर से, एक ही अक्षर या संज्ञा से हमें पूरा पता चल गया क्या सही है। बस यही हमें पेपर में देखना होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रत्येक ऑप्शन में दो दो संख्याएं दी हैं। तो इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर QTWA का संबंध ZCF जैसे एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार MKBZ VTKI से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए EYCM निम्न में से किससे संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे Q का संबंध Z से देखेंगे। तो Q का क्रम होता है 17, Z का क्रम होता है 26, ठीक है। फिर देखेंगे T का क्रम होगा 20 और C का क्रम हो जाएगा हमारे पास 3। फिर W का क्रम होगा हमारे पास 23 और F का क्रम हो जाएगा हमारे पास 6। A का क्रम 1 और J का क्रम 10। यहाँ हम देख पा रहे हैं सब में प्लस का 9 हो रहा है। वर्णमाला हमारी 26 तक, तो 3 हमारे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, प्लस का 9 हो रहा है। तो फिर हमारा यही वाला नियम MBKZ में भी लगेगा। तो उसमें हम नियम चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ई में करेंगे। ई का क्रम कितना 5, बाई का क्रम कितना 25, सी का क्रम कितना 3, एम का क्रम कितना 13। अब इनमें हमें कितने जोड़ना है 9। तो 5 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14। 14 पे अक्षर है हमारा एन। 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8 पे अक्षर है हमारे पास एच। चूंकि हमें दो ही अक्षरों से हमारा ऑप्शन 4 मिल गया है, तो ऑप्शन 4 को फिर हम टिक कर देंगे। अब 3 में हम अगर देखेंगे तो 3 में 8 जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, 8 नहीं सॉरी 9। 3 में 9 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। 12 पे होगा एल। फिर 13 में जब 9 जोड़ेंगे तो मिलेगा 22 और 22 पे हो जाएगा भी। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा पहले से ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा अब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों को हम इनके क्रम डालकर देखेंगे उनमें क्या नियम लग रहा है, उसके बाद वही नियम हमसे जो पूछ रहा है उसमें हम लगा देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।